मध्य प्रदेश का अलीराजपुर आदिवासी बहुल जिला है। इस जिले में भिलाला आदिवासी रहते हैं। भिलाला आदिवासी भील आदिवासी समुदाय का एक उपसमूह है। हर बरस यहाँ पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का एक बड़ा आयोजन होता है। इस दिन अलीराजपुर में लोगों का सैलाब होता है। यहाँ पर डीजे की धुन से धरती थर्राती है। जी हाँ, धरती थर्राती है कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक साथ इतने डीजे बजते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। डीजे पर बज रही धुन पर आदिवासी युवक युवती मस्त होकर नाचते हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी चटक रंग के परंपरागत वस्त्रों में नजर आते हैं। अलीराजपुर में इस उत्सव में एक बेहद खास बात यह है कि विश्व आदिवासी दिवस पर अपनी संस्कृति, पहचान, भाषा, बोली, जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के प्रण के साथ यहाँ पर आदिवासी समाज अपने भीतर झांकने का काम भी करता है। कड़वा दातुन करता है तो ही मुंह साफ रहता है, और मैं कड़वा ही बोलूंगा। मसलन इस साल 9 अगस्त 2023 को अलीराजपुर के कार्यक्रम के मुख्य मंच से D3 की बड़ी चर्चा थी। यहाँ पर आदिवासी गांवों में D3 पर काम करने वाले कई लोगों को सम्मानित किया गया है। इन लोगों में गांव के पटेल, सरपंच और कई अन्य जिम्मेदार लोग शामिल थे। दरअसल आदिवासी समाज के नौजवानों के संगठन जैस ने अपने ज़िले में आदिवासी समुदायों की गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्याओं का कारण पता लगाया है। इन कारणों को D3 नाम दिया गया है। D3 मीन्स दहेज, डीजे, दारू, है ना, विदेशी शराब उसमें शामिल है। तो हमारे यहाँ जो आदिवासी समाज है उसमें चूँकि परंपराओं में दारू का उपयोग होता है, लेकिन कौन सी? देसी महुआ या ताड़ी, है ना, जो प्राकृतिक फल है उससे बनाई जाने वाली दारू, रीति रिवाज जो होते हैं परंपराओं में, वो एक अभिन्न हिस्सा है हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति में। चाहे व्यक्ति पैदा होता है, चाहे उसका अंतिम संस्कार होता है, उस बीच में जितने भी परंपराएं होती है उस दौरान दारू का बहुत ही बड़ा महत्व है। उसको हर जगह धार के रूप में पूजते हैं, डालते हैं, और खत्रियों को जो पूर्वज है उनको याद करते हैं देवी देवताओं के रूप में। तो इसका जो उपयोग था वो परंपरा को चलाने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए करना था। लेकिन वर्तमान में हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि विदेशी शराब का उपयोग बढ़ने लग गया है, और न सिर्फ बढ़ा है बल्कि सैकड़ों की संख्या में पेटियां दारू, विदेशी शराब की, जैसे बियर की पेटियां है, वो सैकड़ों की संख्या में आती है, भाटड़ी के माध्यम से आती है। और हमारे लोग जो शादी ब्याह कार्यक्रम जो भी होते हैं, आयोजन होते हैं, उसमें वो दारू इतनी संख्या में उपयोग करने लग गए थे, विदेशी शराब का सेवन, कि मतलब उसका जो बजट है वो लाखों रुपए में जा रहा था। दारू न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि आर्थिक रूप से व्यक्ति को इतना कमजोर कर रही थी, और फिर शारीरिक रूप से कर ही रही है, मानसिक रूप से भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि इसका उपयोग अधिक होने से व्यक्ति का आर्थिक नुकसान हो रहा है, सामाजिक नुकसान हो रहा है, मानसिक रूप से भी वो परेशान हो रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं उसको सामाजिक बुराई के रूप में लिया, और उसके साथ में डीजे पिछले 10 सालों से प्रचलन में आया है। हम लोग देख रहे हैं कि पहले एक डीजे आता था, फिर 2 डीजे हुए, लेकिन वर्तमान में जो शादी और अन्य आयोजन हो रहे हैं, रैली, सभा वगैरह कार्यक्रम, वहाँ न सिर्फ मतलब एक सामान्य शादी में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वहाँ पर 1 डीजे उपयोग, 2 डीजे उपयोग हो रहे हैं, 5 डीजे नॉर्मल बात हो गई। लेकिन जो किसी अच्छी खासी वैल्यू रखता है, क्षेत्र का कोई गणमान्य नागरिक है, रसूखदार आदमी है, तो वहाँ 15, 20, 25 डीजे, 30, 40 डीजे भी हो जाते हैं शादी ब्याह में। तो ऐसी स्थिति में यदि 1 डीजे आप लाते हो, जैसे सपोज मैं जा रहा हूँ मेरे किसी मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, 1 डीजे लेकर जाता हूँ, तो मुझे डीजे करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर डीजे को ले जाने के लिए गाड़ियाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव वाले, दोस्त यारी, सगे संबंधी सब मेरे साथ चलेंगे। तो उन लोगों को ले जाने के लिए कम से कम 5-10 गाड़ियाँ करनी पड़ेगी। साथ में उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था के साथ साथ में दारू की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। एक ये सामाजिक बुराई का रूप ले रही थी धीरे धीरे। तो उससे ना सिर्फ हमारा खर्चा बढ़ रहा है
बल्कि वो सामाजिक बुराई जड़ स्थापित करके व्यक्ति के आर्थिक पतन का कारण बन रही थी। तीसरा, दहेज सामाजिक बुराई है, सभी लोग जानते हैं। ये सिर्फ गैर आदिवासियों में इसका प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन आदिवासी समाज में उसको देजा नाम दिया जाता है। हम लोग वधु मूल्य लेते हैं, वधु को वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है। सौंपा जा रहा है। मैं मुख्य बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला वो स्थान है जहां भील आदिवासी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक विश्वासों को करीब से देखा जा सकता है। आज भी यहां पुरुष मूछों और पगड़ी को अपनी पहचान और शान मानता है। महिलाएं आज भी बड़े चाव से परंपरागत चांदी के आभूषण पहनती हैं। यहाँ आदिवासी समुदाय में महिला को जितनी स्वतंत्रता हासिल है वह मुख्यधारा के कई समुदायों में आज भी सपना है। यहाँ के भील, भिलाला या बारेला आदिवासी समुदाय विवाह के समय दुल्हन को चांदी देते हैं। इसके अलावा लड़के के परिवार को कुछ वधु मूल्य लड़की के परिवार को देना होता है। यह एक प्राचीन परंपरा है, लेकिन वक्त के साथ यह परंपरा एक होड़ में तब्दील हो चुकी है। बल्कि आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवी मानते हैं कि उनके समाज में शादी के समय डीजे, देजा यानी दहेज और अंग्रेजी शराब अब एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसने पूरे समाज को कमज़ोर कर दिया है और उसे गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। पटेल है, सरपंच है, पुजारा है, तड़वी चौकीदार है, कुछ ये जो गणमान्य नागरिक है, इनकी जिम्मेदारी होती है गांव को संभालने की और गांव को चलाने की, उनकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने की। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शिकार होके पक्षपात करते हुए, अपना निजी स्वार्थ देखते हुए इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। तो हम लोगों ने जब रिसर्च किया पूरे क्षेत्र में कि आदिवासी समाज आखिर कृषि के आधार पर पैसा कमाता है, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे, आपने देखा होगा घूम के, महुआ अच्छी मात्रा में, ताड़ी भी है ना, और भी कई प्राकृतिक संसाधन है। वो होने के बाद भी फिर बीच बीच में मजदूरी भी करता है, गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, जहाँ भी उसको रोजगार के साधन मिलते हैं वहाँ जाकर अच्छा खासा कमा के लाता है। तो वो जो पैसा कमा के लाता है वो अपने घर बार बनाने में नहीं उपयोग कर पाता, वो कर्जे में ही चुकाता है। और कर्जा कौन सा होता है? लाड़ी लाने के लिए, मतलब शादी करने के लिए, या फिर कोई लेके भाग गया झगड़ा तोड़ने के लिए, डीजे में भर रहा है। भील आदिवासी समुदाय में मांदल, ढोलकी और कई अन्य वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन इस समुदाय का ढोल बेहद खास होता है। इसका वजन 60 से 70 किलो तक हो सकता है। इस ढोल को भील आदिवासी अपनी कमर से बांधकर या कंधे पर टांगकर पूरे दिन या पूरी रात बजा सकते हैं। भील शादियों में परंपरागत रूप से इन्हीं बाजों का इस्तेमाल होता रहा है। आज भी उनकी शादियां इन वाद्य यंत्रों के बिना पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन अब ये वाद्य यंत्र सिर्फ औपचारिकता और परंपरा को निभाने के लिए ही बजाए जाते हैं। एक मांदल आता हमारे आदिवासी में, रीति रिवाज तो उसी से होते हैं, हमारी मांदल से ही होती है। जो भी कुछ भी होता है मांदल वो चौकीदार बजाएगा। जैसे कहीं मतलब शादी में आएगा, कहीं जैसे कहीं भी रीत करना हो तो चौकीदार पहले आगे होएगा, वही बाजा से आगे जाएगा। उसके बाद वो अपन जो भी रीति करना, उसके बाद हम पीछे पीछे हम जाते, पुजारा और ये चौकीदार आगे रहेगा। और हमारे में एक वेनले मटके भर के लाते शादी में, जहाँ तक पूजा ये चौकीदार जहाँ तक विदा नहीं करे छोरी को, वहाँ तक चौकीदार बजाएंगे। रीति पे तो वो बजाते, बाकी डीजे आ जाते कि तो पूरा माहौल ख़राब हो जाता। इसलिए हमारा ये कहना है कि डीजे सिर्फ एक होना। अब पहले तो बस दाल चावल, कहीं ये सब्जी पूड़ी कुछ नहीं मिलती थी पहले तो हमारी शादी में। दाल चावल खा के बस चलो बैलगाड़ी कम से कम 10-11 बजे, लंबे दूर हो तो पहले निकलो, पास में तो लेट निकलो। पैर में चप्पल भी नहीं मिलते धूल में।
गरम गरम में जाते हैं। और बरातू बैलगाड़ा, इसको में बैलगाड़ी में चारा भी डालना पड़ता, बस एक गाड़ी में पानी की कुट्ठी भी ले जाना पड़ता। बस रास्ते में मिले नहीं मिले तो इंसान जाए तो कहाँ पिए। छोटे बच्चे, इसके पास गाड़ी में खाना भी चालू, वो ये मांडल ढुल की, बस वही। ये डीजे इस टाइम पे नहीं था। D3 यानी डीजे देजा दारू एक ऐसा चक्र बन गया है जिससे आदिवासी का निकलना आसान नहीं है। एक समाज जो अपने खुलेपन, सादगी और कम साधनों में जीने के लिए जाना जाता था, आज वहाँ धीरे धीरे दिखावा बढ़ रहा है। डीजे देजा दारू सामाजिक हैसियत का पैमाना बनता जा रहा है। D3 के इस चक्र में गरीब मेहनतकश आदिवासी परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हमको तो कहना पड़ता कि इतने फालतू खर्चे मत करो। एक डीजे तो भी शादी हो जाएगा और 10 दिवस से शादी हो जाएगा। मतलब अपना क्या कि गरीब इंसान फिसाता है, लाने से मतलब ही नहीं रहा। नाचेंगे तो वही 200 भी तो नाचेंगे ना, 1 तो नाचेंगे। इससे हमारा आदिवासी ढोलक छोटा अच्छे, बहुत अच्छे, क्योंकि फालतू खर्चा लोग उनको ज़मीन बेच के लाते, कोई चांदी बेच के ले जाते। किसी गरीब कितने रहते, हर इंसान गरीब एक जैसे नहीं रहते। वो नौकरी वाला तो कहीं से भी कर देंगे, जो खेतीबाड़ी वाला वो कहाँ से लाएंगे। अलीराजपुर और निमाड़ क्षेत्र के अन्य ज़िलों के भील आदिवासी खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसके अलावा वे गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में मजदूरी करने भी जाते हैं। इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब रहती है। यहाँ के आदिवासी परिवारों की माली हालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह ज़िला देश के सबसे गरीब ज़िलों में शुमार है। कपड़े लेना, दारू पिलाना, इसमें तो खर्चा होता, तो इसे तो कम से कम करोगे रे, कुछ समझते नहीं है। और तू तो तोर घरे जानते, हमारा घर में जानते, कहते बहुत से लोग जानते, बहुत से समझदार समझते हैं। और तू बड़ा तो भाई तू कर, हम तुम्हारा क्या जा रहे हैं, हम खर्चा कर रहे, फिर हमें पे आते, तुम क्या, हम क्यों कर रहे, हम हमारे जेब से दे रहे, कहते क्या बोले इनसे। बोलना नहीं यार, कहो तुम्हारी सबसे सिर पर कर्जा रखो, कब तक कमाओगा तुम। फिर गुजरात निकलो, फिर दाढ़ की करवा, घर दरवाजा बंद करके चले जाओ। आएंगे 4 महीने 5 महीने तो बहने तो डबल पैसे लगाएंगे, 10 के 20 बनाएंगे, भैया तो लेंगे ना, वो थोड़ी छोड़ेंगे। इसलिए हम बंद करना चाहते हैं इसको, तो बंद कर दीजिए, तो बिल्कुल हम होना ही नहीं, होना तो एक ही होना। देखो ऐसे है कि मतलब एक डीजे के साथ 100 लोग आते हैं, उसमें क्या रहा, मेरे पब्लिक आएगी, आम आदमी सोचा कि मैं ले जा रहा, मेरा नाम रहेगा ये, उसके पीछे घर वाला कितना खर्चा वो नहीं देखते। अब जो भेंट करने वाला करेगा 100 रुपये करेगा, उसके पीछे 4 लोग हैं, तो उसमें कितना खाना का भी बढ़ेगा, सब चीज़ में बढ़ेगा। भील आदिवासी समुदाय में कम से कम कुछ लोगों को एहसास हुआ है कि उन्हें अपने समाज के भीतर बढ़ रही बुराइयों को रोकना होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि सामाजिक बुराई को मिटाना आसान नहीं होता है। इन कोशिशों को अक्सर उन लोगों का ही विरोध झेलना पड़ता है जो इन बुराइयों या शोषण का शिकार होते हैं। फिर भी अलीराजपुर में हमने यह पाया कि यहाँ पर समाज के जिम्मेदार लोग D3 की बीमारी से लड़ रहे हैं। लावणी भी नहीं देते, बस देते भी नहीं। तुम्हारे जेब में पैसा हो तो दुकान से लाव कर पियो। इंसान को लोगों, मेरे घर शादी है गई तो कम से कम 40-50 इस शादी का टाइम पे भाव भी बढ़ जाते, एक डबड़े को 150 रुपये बढ़ जाते, तो लोगों कहाँ तक करें। एक इंसान 4-5 पी जाते हैं। तो इसलिए हम एक घर वाले को नहीं, पूरा गांव के सुख का फ़ायदा उठाने के लिए हम बंद कर दिया। बस दारू ताड़ी चालू रखो। एक दिन पहले सब पंच बैठ के बात करी थी कि अपनों को गांव में आज से इस साल से शादी में दारू और डीजे बंद करना है।
ओनली 2 ही होना, एक मामा लेके आएगा और एक जवई लेके आएगा, उसके सिवा कोई डीजे नहीं होना। जो बारात वाला आएगा तो घर में 3 होंगे और जो ऐसे लाड़े होगा उसके यहाँ 2 ही होना, बस ये करा। और बियर, आरएस, आईबी वगैरह ये सब बंद करवा दी, महुए की दारू और ताड़ी, बस ये इतना चालू रखा है। उसमें क्या फ़ायदा बहुत हुआ है, बहुत से के पैसे की बचत हो गई। नहीं तो शादी में क्या है 40-50 हज़ार रुपये तो ये खर्चे दारू में चले जाता है। फिर इसके बाद शादी का खर्चा घर का वो अलग, कम से कम एक शादी करने में अपनों को तैयारी करने में 50-60 हज़ार लग जाते हैं। घर में ये खिलाना पिलाना ये ही अलग, फिर और कुछ सामान दिलाना ये करना, वो करते करते 1-2 लाख पे पहुँच जाती शादी। अलीराजपुर में आदिवासी समुदायों के भीतर की बुराई को ख़त्म करने की लड़ाई शुरू करने वाले लोगों को इस बात का एहसास है कि यह काम आसान नहीं होगा। इसमें कामयाबी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा लोगों को तो फ़र्क पड़ा, उससे जो बेचारा गरीब है उसको तो फ़र्क पड़ा। एक हमारा लोग ऐसे थे जो थोड़ी सी नेतागिरी कर रहे थे और मैंने ये दारू बंद करवाई थी, तो एक ऐसा लफड़ा कर दिया कि हमारा ये उगनला फैला करके आता है, उस फैले में तो मैंने दारू बंद करवाई कि सिर्फ घर वाला दारू नहीं देगा, तुम भले कैसे भी पियो उधर जाके, बाकी घर परिवार वाला नहीं देगा, इतना बोला। तो मेरे पे कीचड़ उछाड़ी इन लोगों ने, ऐसा कि वो जैसे जवाई लगता तो वो आया डीजे लेके आया तो उसकी गाड़ी में तूफान में दारू थी, उसकी तूफान के कांच फोड़ कर दारू निकाल ली उन लोगों ने। ये दारू लेके क्यों आया? फिर मेरे को बोल रहे कि तुम ये दारू लेके आया, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि तुम किसी की गाड़ी में घुस के दारू निकालो। गाड़ी में कहीं भी सामान पड़ा रहे उसकी, अभी अपनी गाड़ी वहाँ खड़े ली तो अपन उसमें कितना भी सामान पड़ा, अपन गाड़ी में थोड़ी, उसके परिवार में से दारू नहीं निकलना चाहिए, ये बोला था मैंने। तो मेरे पे कीचड़ भयंकर उछाली इसने, गालियाँ गुप्ता चली, बहुत चली। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जिसको समझ पड़े वो करे। भाटड़ी हमारी एक परंपरा है। जैसे आपके यहाँ शादी हुई तो मैं यदि 2 पेटी दारू पकड़ के मतलब सिर पे ऐसे उठा के ले जाते हम लोग, तो वो लेके आया तो आप भी हमारे यहाँ जब आओगे तो आपको भी वही परंपरा निभानी पड़ेगी। मैं आपके यहाँ 2 पेटी लेके आया, आपकी इच्छा हुई 4 पेटी लेके आगे। मैं आपके यहाँ डीजे लेके आया तो स्वाभाविक सी बात है आपको भी लाना ही पड़ेगा। मैंने आपको 500 रुपये नोतरा दिया तो आपको 1000 रुपये करना पड़ेगा। तो ये सामाजिक बुराइयाँ बढ़ती जा रही थी समाज में, तो हमने ये सोचा है कि यार क्यों ना हम सामाजिक बुराइयों का एक नियंत्रित करके एक ऐसा माध्यम बनाए, एक ऐसा फार्मूला दे जिसमें समाज काम करे और नियंत्रण हो, ताकि उनका जो पैसा है, फिजूल खर्चा है, वो बचे और वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। चूँकि यहाँ पैसा काफ़ी है, ऐसा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अलीराजपुर है, लेकिन इन चीज़ों पे हमने फिर काम किया और एक अपील की थी विगत दिनों 4 महीने पहले ही अप्रैल में जोबट के एक सार्वजनिक मंच से D3 फार्मूला दिया दहेज डीजे दारू को नियंत्रित करने के लिए। तो उसमें तत्काल 2 दिन बाद से प्रभाव चालू हुआ। मेरे को बेहद खुशी हुई, मैंने मंच से भी बोला था उस दिन कि पूरे जिले में 50% गाँव में ये काम अमल में लाया गया। भील आदिवासी समुदाय की परंपरा के अनुसार लड़के या लड़की का परिवार मिलकर ब्याह शादी तय करते हैं। इसमें लड़के का परिवार एक न्यूनतम वधु मूल्य लड़की के परिवार को देता है। इसे स्थानीय भाषा में देजा कहा जाता है। देजा में दी जाने वाली रकम गांव या समाज के लोग तय करते हैं। यह रकम फिक्स रहती है। इसके अलावा इस आदिवासी समुदाय में प्रेम विवाह को बुरा नहीं माना जाता है। कई बार लड़का और लड़की अपनी मर्जी से साथ रहने लगते हैं। ऐसी सूरत में दोनों परिवार आमने सामने बैठकर देजा की रकम तय करते हैं। इस प्रक्रिया में गांव के सम्मानित और नेतृत्वकारी लोग भी शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया को स्थानीय आदिवासी झगड़ा तोड़ कहते हैं। असल में जब संविधान का निर्माण हुआ उससे पहले से आदिवासी समाज में एक रूढ़ी प्रथा की व्यवस्था है, जिसको हम पटेल बोलते हैं। गांव का पुजारा जो रहता है, तड़वी चौकीदार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लोग मिलकर गांव को चलाते हैं। ठीक है, जब से पंचायती राज अधिनियम आया, मतलब सरपंच व्यवस्था बनी है, तो थोड़ा सा गुटबाजी वाली चीज़ें है, ये पॉलिटिकल व्यू हमारे मतलब एंगल घुसा है आदिवासी समाज में। तो जो पटेल व्यवस्था थी,
असल में वो MPLRC में भी उसको पटेल को एक शासकीय अधिकारी, गांव का प्रधान माना गया है। ठीक है, उसको बाकायदा वसूली कमीशन भी मिलता है, मतलब वो शासकीय रूप से मान्यता प्राप्त है पटेल। तो ये जो व्यवस्था थी वो संविधान में भी यथावत रखी गई। और 13(3) का, जिसमें रूढ़िगत ग्राम सभा या रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, ये वही व्यवस्था है जो अति प्राचीन काल से आदिवासी समाज में चलती आई। जैसे आपका और मेरा झगड़ा हो गया, उस समय पुलिस व्यवस्था नहीं थी, उस समय शासन प्रशासन नहीं हुआ करता था, तो आदिवासी समाज 2 गुटों को बिठाता था, गांव के गणमान्य नागरिक इकट्ठे होते थे और दोनों को समझा बुझा के, जिसकी गलती हो उसको समझाइश दे के, जो भी हो थोड़ा बहुत पंच जो रहते हैं 5-50 लोग बैठ के ना थोड़ा सेव परमल उस समय खा लेते थे और झगड़े को तोड़ देते थे। लेकिन आज की स्थिति में क्या होता है, जब से चुनाव होने लग गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, थोड़ा पॉलिटिकल एंगल घुसने की वजह से अब गुटबाजी हावी हो गई। तो पटेल भी कमजोर हो गया, पटेल को अपने कर्तव्य नहीं मालूम है, पटेल को अपने पावर नहीं मालूम है, तो उसकी वजह से वो पॉलिटिकल एंगल घुसने की वजह से कहीं ना कहीं पटेल व्यवस्था कमजोर हुई है। और पटेल व्यवस्था कमजोर होने से मैं यदि आपको नहीं मान रहा हूँ, आप पटेल हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे थाने पे जाऊँगा। मैं सरपंच की सुन रहा हूँ, मैं गया थाने पे, मैंने FIR करवा दी, फिर आप गए, तो ये जो एंगल घुसा है उसकी वजह से व्यक्ति कहाँ गया है, कोर्ट कचहरी थाने में चक्कर काट रहा है। और निश्चित रूप से जब व्यक्ति कोर्ट में जाता है, थाने पर जाता है, तो उसका आर्थिक शोषण होना ही है। और फाइनली डिसीजन कहाँ निकल के आता है, वही पंच बैठक में आता है। मतलब आप जाते हो थाने पे जाते हो, FIR लिखाते हो, क्रॉस FIR भी बहुत बार होती है, फिर आप कोर्ट जा रहे हो, चाहे मारपीट का मसला हो, है ना, या बलात्कार का हो, हाथ पकड़ने का मसला हो, मर्डर का मसला, जो भी हो, कोर्ट में जाता है, माननीय न्यायालय उसकी सुनवाई करते हैं और बहुत बार वो यही निर्देश देते हैं कि आप आपस में समझौता कर लो। तो व्यवस्था के हिसाब से वापस वो क्या जाते हैं, पंच में, 2 गुट बैठते हैं वापस, और जब वो आपस में बैठते हैं तो उस दौरान पंच बैठकर उस व्यवस्था के हिसाब से वापस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद ही वो सेटलमेंट जो एक एग्रीमेंट होता है वो पुलिस थाने के माध्यम से माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है, और न्यायालय के माध्यम से वो जजमेंट आता है कि ठीक है, आपका समझौता हो गया, ये बॉन्ड भरा गया, अगली बार से आपको झगड़ा नहीं करना है, केस खारिज। तो कुल मिला के जो झगड़ा गांव में पटेल पुजारा तड़वी के माध्यम से ख़त्म होना था, वो कहाँ गया, पॉलिटिकल एंगल घुसने की वजह से, आपसी गुटबाजी वर्चस्व की लड़ाई की वजह से वो गया पहले थाने में, थाने से कोर्ट में गया, है ना, और वहाँ तक जाते जाते उसका आर्थिक शोषण हुआ और झगड़ा टूटा कहाँ, उसी गांव में वापस। एक समय में झगड़ा तोड़ एक ऐसी आदर्श व्यवस्था थी जो आदिवासियों को थाने और अदालत के चक्कर लगाने से बचा देती थी। लेकिन आज झगड़ा तोड़ व्यवस्था भी अपने आप में शोषण की व्यवस्था बनती जा रही है। उसमें ऐसा करते हैं कि हम जैसे कि नाबालिग छोरी निकल गई, सामने वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं कि हमारी छोरी नाबालिग है, तो हम कहते हैं कि तुम्हारी छोरी नाबालिग है, जहाँ तक बालिग हो जाए उसके बाद शादी करेंगे, करके आपस सुलझन करके भेज देते उसको। और उसमें ऐसा रहता है कि कोई कोई नहीं मानते हैं, तो ऐसे करते कि दंड भी ले जाते उसका, क्योंकि तुम्हारे हमारी छोरी का हाथ क्यों पकड़ा, ऐसे भी करते, मतलब नाबालिग को क्यों पकड़ा, उसका गुना देते हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे कि हम दंड देते हैं तो दंड लेते भी है, तो जैसे कि छोरी वापस दे तो उसमें बकरा वगैरह नहीं लेते, सिर्फ पैसा ले लेते और छोरी को वापस घर ले आते। और अगर छोरी भाग गई ना, अगर वो रहना चाहती है, बालिग है, उसके बाद रहना चाहती है, तो फिर उसके बाद 2 बकरे और 70-80 हज़ार रुपये तक गुना आता। निपटारा कर देते हैं, अब इसकी मर्जी से चली जाती। एक बार पूछ लेना कि तेरा ये मन है कि नहीं है, तो हो मन है तो बस 80,000 रुपये 2 बकरे डन लेते हैं। 80,000 रुपये लाते हैं तो 2 बकरे, तो 40,000 रुपये लड़की वाला को दे देना, बस 40,000 पंचू आजकल बाइक से जाते हैं, बुलेरो से जाते हैं, तो इसका पेट्रोल में इस खर्चा कर देते हैं। किसी समाज को स्वस्थ रखने की पहली शर्त यह है कि उसको अपनी बीमारी या कमजोरी का पता रहे।
अलीराजपुर में आदिवासी समुदाय को यह एहसास है कि उसको कमज़ोर करने वाली बुराई कौन सी है। अब चुनौती इन बुराइयों से लड़ने की है और यह बड़ी चुनौती है। लेकिन इस लड़ाई की सबसे मजबूत और ख़ास बात यह है कि इस समुदाय के भीतर की बुराइयों से लड़ने की शुरुआत समाज के भीतर के लोगों ने की है। इन बुराइयों से लड़ने वाले लोग अपने समाज की परंपराओं को भी जानते और समझते हैं। इसलिए यह आश्वासन मिलता है कि यह लड़ाई आज नहीं तो कल कामयाब ज़रूर होगी।